गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर संत कृपाल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर कराया, उसके बाद में दूसरे चैप्टर में मैंने आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के मित्रवत व्यवहार के बारे में बताया कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्रवत कैसे होते हैं, इनका उपयोग हमारे लिए क्या होता है, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया। अब मैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए सूक्ष्म जीवों का शत्रुवत व्यवहार भी बताने जा रहा हूं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक किस तरीके से होते हैं। इनमें सूक्ष्म जीवों के हम विभिन्न प्रकार के हानिकारक रूपांतरण पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव जो हानिकारक होते हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के रोग वायुमंडल में संचरित हो जाते हैं। रोगाणु अथवा रोगजनक, पहला हानिकारक प्रभाव होता है रोगाणु अथवा रोगजनक, यानी ऐसे छोटे छोटे जीव जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देते हैं या हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ये रोगाणु अथवा रोगजनक जो जीव होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के लिए संचरणीय रोग जो होते हैं, जो आसानी से वायु के द्वारा फैल जाते हैं, इनके लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अर्थात संचरणीय रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले ऐसे रोग जो वायु के संपर्क से, एक दूसरे के संपर्क में आने पर वायु के माध्यम से आसानी से फैल जाते हों, ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। इन रोगों में हम मुख्य रूप से देख सकते हैं हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग यानी कि टीबी। ये जो रोग हैं, ये रोग आसानी से फैल जाते हैं वायु के संपर्क में। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें ये आसानी से सक्रिय हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये वायुमंडल में अत्यंत हानिकारक होते हैं। विभिन्न प्रकार का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, हानिकारक प्रत्यक्ष प्रभाव जीवों के ऊपर डालते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों का जहां तक वर्गीकरण वाली बात थी, मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव फैलने के जो कारक होते हैं वो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ये या विभिन्न प्रकार के एनीओई, ये कृमि हो सकते हैं। इनका 4 भागों में हम लोगों ने विवरण पढ़ा। इनमें से जो सूक्ष्म जीव हैं, इनमें माना जैसे पहला सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला जो रोग है, इस रोग में हम लोग देख रहे हैं क्षय रोग। क्षय रोग अर्थात इसको हम सामान्य भाषा में टीबी भी बोलते हैं। टीबी का मतलब इसका जो वायरस यानी जीवाणु जनित जो रोग है बैक्टीरियल, वो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। किसके द्वारा फैल रहा है? वायु के द्वारा फैल रहा है। तो इससे बचाव क्या है? इससे बचाव के लिए मुख्य रूप से हमको स्वच्छ स्थान, स्वच्छ वायु में रहना चाहिए, वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। व्यक्तिगत उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता इसका सबसे बड़ा उपाय होता है। दूसरा आता है खसरा, ये भी एक वायरस जनित है, और वायरस जनित जो रोग है, इसका जो रोग फैलने का जो मुख्य कारक होता है, ये भी हमें वायु के अंतर्गत ही फैलता है, वायु में आने पर। तीसरा है चिकन पॉक्स, ये जो रोग है चिकन पॉक्स, ये वायु के संपर्क में तो फैलता ही है वायुमंडल में डियर स्टूडेंट, लेकिन किसी व्यक्ति को ये रोग होता है और यदि हम लोग उसके संपर्क में आ जाते हैं तो ये रोग हम लोगों के लिए हो सकता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं विभिन्न प्रकार के ये रोगजनक जीवाणु। क्योंकि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है स्टूडेंट, उन लोगों के अंतर्गत ये रोग आसानी से फैल जाते हैं। यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी मजबूत होगी, उन लोगों को ये रोग फैलने की आशंकाएं कम होती है, संक्रमण या संचरणीय रोगों की। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमजोर होती है, उनको ये रोग आसानी से हो जाते हैं। इनके बाद आता है पोलियो। पोलियो जो रोग है, ये भी वायरस जनित रोग है, ये भी वायरस जनित रोग है, और इसका फैलने का रोग कारक भी है वायु व जल। इसके लिए हम लोगों का जो ये वायु, दूषित वायु, वायुमंडल, प्रदूषित वायुमंडल के अंतर्गत यदि हम लोग रह रहे हैं और ऐसी कंडीशन में वहां पर अगर हम
तो ये रोग आसानी से हो जाता है। उसके अलावा जल, दूषित जल का यदि हम लोग सेवन कर रहे हैं तो भी ये रोग सक्रिय हो जाता है। इससे बचाव का जो सबसे बड़ा इलाज है वो ये है कि स्वच्छ वायु में, स्वच्छ वातावरण में रहे। उसके अलावा जल का उपयोग, या तो जल को उबाल करके, उबले हुए जल का उसको ठंडा करने के बाद में उसका प्रयोग करें तो सबसे अधिक बेहतर होता है इसके बचाव के लिए। अगला जो रोग है वो है हैजा, और हैजा रोग का रोग कारक जो होता है वो एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है हैजा के लिए, और इसका जो मुख्य कारक होता है वो है दूषित जल और दूषित भोजन। इसके लिए हम लोगों के बचाव के लिए जो सबसे पहला जो कारक होता है, उबले हुए गर्म जल का उपयोग करें। गर्म जल करने के उपरांत उसको ठंडा कर दें, फिर उसका उपयोग किया जाए। भोजन भी पूर्ण रूप में पका हुआ होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपको पीछे की ओर ले जा रहा हूँ, यानी कि भोजन भी पूर्ण पका हुआ होना चाहिए। जैसा कि हम लोग अब जैसे हमें जूझ रहे हैं कोविड-19 से, इसका जो मूल उत्तरदायी कारक जो हम लोग देखते हैं पीछे से, तो चीन के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि कच्चे हुए मांस का उपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उसके द्वारा ये रोग फैला। ठीक उसी तरीके से हम, क्योंकि उबला हुआ जो जल है, पूर्ण पका हुआ भोजन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जाते हैं तो ये जीवाणु मुक्त हो जाते हैं, और जीवाणु मुक्त होने के बाद हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला है इसमें टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग है, और इसका जो मूल उत्तरदायी कारक है इसका भी जल ही होता है। टाइफाइड का उत्तरदायी कारक में क्या है डियर स्टूडेंट? जल। इसके बाद में आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, इसका जो रोग कारक होता है वो है वायरस, और इसका रोग कारक भी जल है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उबले हुए जल का प्रयोग करें, गर्म जल का प्रयोग करें। उसके अलावा टीकाकरण लगाए जाते हैं हेपेटाइटिस के, तो इनसे बचा जा सकता है। और अगला जो रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, मलेरिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूं, और फिर एक बार सुन लीजिए। मलेरिया जो रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो डियर स्टूडेंट, अनावश्यक, इससे बचाव सीधा सही है कि अनावश्यक रूप से जल को एकत्रित ना होने दें। अपने जहां पे जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वहां पे जल इकट्ठा ना हो, गंदगी जमा ना हो, टायरों वगैरह में पानी भरा हुआ ना हो, कूलर के अंतर्गत लंबे समय तक जल का उपयोग ना किया जाए, ज्यादा जल भरा नहीं हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में जल जिस स्थान पर रुका हुआ जल जिन स्थानों पर होता है वहां पे ये बहुत तेज गति के साथ में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ मच्छर जो अत्यधिक फैलते हैं। ये मच्छर जितना फैल रहे हैं इनके माध्यम से क्या है, इनमें जो इसका रोग कारक है मलेरिया का, प्रोटोजोआ जनित है, मच्छर है। मच्छर में इसमें मादा एनाफिलीज प्रजाति होती है जो इस रोग के लिए उत्तरदायी कारक होती है। तो ये तो बात रही सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभावों की, जीवों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। लेकिन इनमें सूक्ष्म जीवों का जहां हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है वो हम पेड़ पौधों के ऊपर भी देखते हैं। पेड़ पौधों में भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन रोगों में हम देखें तो पहला है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर यानी नींबू में कैंसर, सीधा सा है कि क्या है, नींबू में कैंसर। और ये क्या है, इसका सूक्ष्म जीव क्या है, इसको नींबू कैंकर का जीवाणु, और ये फैलता है वायु के माध्यम से। नींबू के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, और स्पॉट बनने के बाद में उन स्थानों से ये खराब हो जाता है। तो इसका जो रोग कारक है नींबू कैंकर का वो है जीवाणु, और ये संचरण फैलता है इसका वायु के माध्यम से। वायु इसका मूल उत्तरदायी कारक माना जाता है। दूसरा जो इसका रोग कारक है डियर स्टूडेंट्स वो है गेहूं की रस्ट, यानी गेहूं के ऊपर एक विशेष प्रकार का काले रंग का रस्ट जमा हो जाता है। उसका रोग कारक होता है सूक्ष्म जीवों में कवक, और इसके संचरण का तरीका होता है वायु और बीज, यानी कि या तो वायु काम में ली जा रही है या उसमें इस तरीके का बीज, खराब बीज उपयोग में लिया गया है जिसके माध्यम से ये इस पर प्रभावित होता है। इनके बाद में आता है भिंडी की पीक, यानी कि भिंडी की जो फसल तैयार की जाती है डियर स्टूडेंट, उस फसल के ऊपर वायरस जो उत्पन्न होता है, वायरस जनित होता है, और इसमें लग जाते हैं छोटे छोटे कीड़े, जिसके माध्यम से भिंडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद में जो सूक्ष्म जीवों का जो हानिकारक प्रभाव होता है वो होता है खाद्य विषाक्तन पर। खाद्य विषाक्तन क्या है? खाद्य विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग, यानी कि भोजन का लंबे समय बाद खराब हो जाना। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही भोजन खराब होते हैं।
इनका हम परिरक्षण करते हैं। परिरक्षण के लिए हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपनाते हैं, जैसा कि पाश्चुरीकरण करना। पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि किसी भी तरल पदार्थ को 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। खाद्य परिरक्षण के जो उपाय होते हैं, खाद्य विषाक्तन यानी कि जैसे हम लोगों के द्वारा सब्जी वगैरह बनाई गई है या भोज्य पदार्थ बना दिए गए, 24 आवर्स हैं, 24 घंटे के बाद में नॉर्मली टेम्परेचर से जब ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो ये वस्तुएं खराब होने लग जाती है। हम देखते भी सामान्य तरीके से कि गर्मियों के दिनों में खाने की जो वस्तुएं होती हैं वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती सर्दियों में, लेकिन गर्मियों के दिनों में आसानी से खराब हो जाती है। तो इनको क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें मध्यम तापमान मिल रहा है, मीडियम टेम्परेचर है, यानी कि एवरेजन 20 डिग्री सेल्सियस का एक तापमान होता है सर्दियों में, और गर्मियों में आते आते 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इस तापमान पर अत्यधिक बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, अत्यधिक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वस्तु खराब हो जाती है। इन वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए इनका खाद्य परिरक्षण किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में हम लोग करते हैं रासायनिक परिरक्षक के रूप में नमक और खाद्य तेल का उपयोग, यानी कि वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए उनमें या तो हम नमक की मात्रा डालते हैं, जैसे लंबी दूरी तक मछली जहाँ पे उत्पादित की जाती है उन स्थानों पे इनको खराब होने से बचाने के लिए उनमें नमक डाल दिया जाता है, जिससे कि वो उनमें बदबू नहीं आए और खराब नहीं हो। दूसरा, खाद्य तेलों का उपयोग भी खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। जैसे हम अचार वगैरह जो बनाते हैं, इस अचार के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में तेल डाला जाता है, जिससे हम उसको लंबे समय तक उपयोग में ले लेते हैं। यदि तेल खत्म हो गया तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। दूसरा, इसका परिरक्षण किया जाता है चीनी द्वारा। चीनी का घोल बनाया जाता है, तब जाकर के वस्तुओं को लंबे समय तक खराब होने से बचा लिया जाता है। चीनी का घोल, जैसे उदाहरण के मुरब्बे वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें चीनी के घोल में डाल दिए जाते हैं, ताकि वो मुरब्बे हम लंबे समय तक उपयोग ले सकें, महीने 2 महीने 4 महीने तक ये खराब नहीं होते। तेल एवं सिरका यानी खटाई का और तेल का प्रयोग किया जाता है। अचार मुरब्बे जो बनाए जाते हैं इनमें खटाई डाली जाती है, तेल का प्रयोग किया जाता है ताकि ये बैक्टीरिया ना पनपे। अगला है चौथा, गर्म एवं ठंडा करके। गर्म एवं ठंडा करने के उपरांत क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि इनको यदि गर्म किया जाए तो गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि कोई वस्तु गर्म की जा रही है और उबाली जा रही है तो वो बैक्टीरिया मुक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे दूध को हम लोगों ने गर्म कर दिया तो आगे आने वाले 5, 6, 7 घंटे तक वो खराब नहीं होगा, फिर उसको गर्म कर दें फिर खराब नहीं होगा। लेकिन यदि एक बार उसको रख दिया और 12 घंटे बाद हम देखते हैं तो दूध खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। लेकिन यदि उसको हम बार बार गर्म करते चले जाएं तो वो बैक्टीरिया गर्म करने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में ठंडा करने को हम देखते हैं वस्तुओं को फ्रीजर के अंतर्गत रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज का जो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 डिग्री सेल्सियस हो या 100 डिग्री सेल्सियस हो, इन तापमान पर वस्तुएं खराब नहीं होती। फ्रिज के अंतर्गत हम खाने पीने की वस्तुएं रख देते हैं, वो खराब नहीं होती है लंबे समय तक। इसके बाद में आता है भंडारण एवं पैकिंग, और उसके बाद में जब हम भंडारण और पैकिंग करते हैं तो कुछ वस्तुओं की पैकिंग पॉलीथीन के अंतर्गत की जाती है, तो उसमें हम नाइट्रिक रस करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हम देखते हैं चिप्स वगैरह की जो थैलियां होती हैं, नमकीन वगैरह की थैली होती है, उनमें हवा ज्यादा भरी हुई होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस होती है उनके अंतर्गत, तो नाइट्रिक रस किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, नाइट्रिक रस किया जाता है भंडारण और पैकिंग के लिए। उनको लंबे समय तक काम में ले लेते हैं। ऑक्सीकृत नहीं होती, यदि इनको खोल दिया जाए तो वो ऑक्सीकृत हो जाएंगी, और ऑक्सीकृत हो जाएंगी तो डियर स्टूडेंट वो खराब हो जाती है। इनके बाद में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि मृदा के अंतर्गत उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक होती है। इसलिए भूमि में मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन चक्र, और नाइट्रोजन चक्र की जहां तक बात आती है तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को एक चक्र का रूप रहती है, जैसे कि वायुमंडल में तड़ित के माध्यम से तड़ित आकाशीय बिजली कड़कती है, तो कड़कने के उपरांत ये कहाँ जाती है, मिट्टी में आ जाती है। मृदा में नाइट्रोजन का यौगिक बनता है, इसका उपयोग किसके माध्यम से कर लिया जाता है, पेड़ पौधों के माध्यम से कर लिया जाता है। इन पेड़ पौधों का उपयोग कौन करते हैं, जीव जंतु करते हैं। जीव जंतुओं का अपशिष्ट फिर कहाँ जाता है, फिर मृदा में आ जाता है। तो ये क्या है, एक चक्र बना रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र
कहते हैं। तो मृदा के अंतर्गत लंबे समय तक नाइट्रोजन की क्षमता बनाए रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, और नाइट्रोजन का विभिन्न स्वरूपों में होकर गुजरना और दोबारा से उसी स्थिति में आ जाने की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र को प्रेरित करती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि ये चैप्टर पूरा हो चुका है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसके होमवर्क के लिए ये है कि आप इसको या तो आपको बुक अवेलेबल हो जाए तो उनसे देख लें, या फिर आप मेरे YouTube चैनल से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें अगर व्यक्तिगत किसी को कोई समस्या हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।